कोलकाता रेप केस में लॉ नाम की एक बाइट की एंट्री हुई है, जिसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे क्या है बंगाल का नया रेप विरोधी कानून अपराजिता कानून। कोलकाता लॉ स्टूडेंट रेप केस में मेडिकल के जांच रिपोर्ट में पीड़िता के सर, गर्दन पे चोट के निशान और शरीर में खरोच के कई निशान पाए गए हैं, जिस आधार पे रेप की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अभी फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। फोरेंसिक रिपोर्ट में डीएनए, बालों के गुच्छे, ब्लड और कुछ बोतलों के सैंपल लिक्विड लिए गए हैं, जिसकी जांच होगी तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। इसीलिए फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी होने तक और अदालत का फैसला आने तक हम आरोपी को आरोपी ही मानेंगे, न कि दोषी। वहीं दूसरी ओर आरोपी के वकील ने आरोपी के गले पे एक लव बाइट का जिक्र किया है, जिस आधार पे वो रेप को म्यूचुअल सेक्स का एंगल देने का कोशिश कर रहे हैं। साथ में वकील का आरोप है कि रेप की वारदात 10 बजे रात को हुई, मगर पुलिस एफआईआर अगले दिन 4:45 बजे क्यों कराया गया, संग संग क्यों नहीं कराया गया। वकील साहब के इसी तर्क के जवाब में मैंने इस वीडियो को बनाया है। पहली बात, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट में लव बाइट का कोई जिक्र नहीं है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट आने पे इस बात का खुलासा होगा कि आरोपी कितना सच बोल रहा है कि उसके गले पे लव बाइट पीड़िता के ही हैं। क्योंकि अगर लव बाइट के निशान है तो इससे यह साबित नहीं हो जाता कि ये निशान पीड़िता के ही हैं, क्योंकि जैसा बैकग्राउंड आरोपी मनोजीत का रहा है वैसा ये निशान किसी से भी बनवा सकता है। और मेरे इस तर्क के कई आधार हैं। आरोपी मनोजीत पे पहले भी कई आरोप लगे हैं। इसमें कुल 7 एफआईआर पहले से ही दर्ज है, जिसमें छेड़छाड़, तोड़फोड़, गार्ड पे हमला, सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टूडेंट को बंधक बनाने, उगाही करने, रैगिंग करने, यहाँ तक कि चेतना पुल पे एक शख्स को चाकू मार देना, ये सब शामिल हैं, जो साबित करता है कि मनोजीत का अतीत अपराध की छाया में बीता है। इसके अलावा एक और लड़की निकल के सामने आई है जो मनोजीत की हैवानियत का शिकार होते होते बची। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसपे वकील ने कहा कि एफआईआर अगले दिन दर्ज क्यों हुई, उसी रात को दर्ज क्यों नहीं कराई गई। तो इसका जवाब है लड़की का अपने सम्मान के प्रति सोचना, क्योंकि रेप केस एक ऐसी घटना है जिसपे एफआईआर लिखवाने में खुद पीड़िता या पीड़िता के घर वाले को कई बार सोचना पड़ता है कि इसके आगे क्या होगा, समाज उन्हें किस नज़र से देखेगा। लोग मान सम्मान, लोक लज्जा के डर से भी कई बार ऐसी रिपोर्ट को लेट से लिखवाते हैं या कई बार लिखवाते ही नहीं, खासकर तब जब आरोपी और ज़्यादा पावरफुल हो। मगर टाइम पे रिपोर्ट न लिखवाने से ये तो साबित नहीं होता कि रेप नहीं हुआ। और ये बात कोर्ट भी कह चुकी है कि अगर आप रेप के मामले में एफआईआर देर से भी करा सकते हैं और किसी भी थाने से भी करवा सकते हैं, बस देर से एफआईआर दर्ज कराने का आपको उचित कारण बताना होता है। रेप केस में देरी से दर्ज एफआईआर में गुनहगारों की बच जाने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इस केस में रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर ही लिखवाई गई थी, इसीलिए इसे ज़्यादा देर की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। वैसे अगर कोई पीड़िता चाहे तो ऐसे वारदात के खिलाफ 1091 पे भी कंप्लेंट लिखवा सकती है। अब बात करें इस केस पे होने वाले राजनीतिक के बारे में, तो एक और जहां आरजी कर रेप से लेके इस रेप केस तक बीजेपी टीएमसी को दोष दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि वो विधानसभा में पहले ही रेप के अगेंस्ट अपराजिता कानून को पास कर चुकी है, जिसपे बीजेपी कानून बनाने की जगह रेप पे राजनीतिक कर रही है। अब जानते हैं क्या है अपराजिता कानून और कौन कितना सही बोल रहा है। अपराजिता बिल, जिसे अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित एक कानून है जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए बनाया गया है। यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता में संशोधन का प्रस्ताव रखता है, खासकर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में। अपराजिता बिल के मुख्य प्रावधानों के तहत बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में इस विधेयक में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है, खासकर जब पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है या वो नाबालिग हो। इसके अलावा इस विधेयक में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामले की तेजी से और प्रभावी ढंग से सुनवाई हो। इस विधेयक में बार बार अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने का जिक्र है, मतलब अदालती कार्रवाई से संबंधित किसी भी जानकारी को बिना अनुमति के प्रकाशित करने पर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा दोषी को कभी पेरोल न देना और पीड़िता को राशि से सहायता प्रदान करने जैसा संशोधन शामिल है। अपराजिता बिल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकना और अपराधिक को कड़ी सजा देना है। यह विधेयक पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूती कानून ढांचा प्रदान करने का प्रयास है। अब जानते हैं अपराजिता कानून पे कानून के जानकारों का क्या कहना है। कानूनविदों का कहना है कि देश में पहले से ही रेप पे फांसी की सजा का प्रावधान है। ममता सरकार की मंशा पे स्पष्ट सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी कहती है कि महिलाओं को सुरक्षा देने और अपराध की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाकाम रही है और अब संशोधित कानून लाकर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में तो पहले से ही दुष्कर्म के जघन्य अपराध में फांसी की सजा है।
BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 कहती है कि अगर दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या वह मरणासन स्थिति यानी कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की या उम्र कैद तक होगी। उम्र कैद का मतलब जीवन रहने तक कैद से है या फिर मृत्युदंड होगा। महालक्ष्मी जी कहती है कि कानून अनुसार राज्य सरकार को कानून में संशोधन लाने का अधिकार है। मतलब जो विषय संविधान की समवर्ती सूची में होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। बस शर्त होती है कि राज्य सरकार का बनाया कानून केंद्र कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संवैधानिक अधिकार पे पूर्व विधि सचिव PK मल्होत्रा जी भी कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ समवर्ती सूची में आता है। ऐसे में राज्य सरकार को संशोधन अधिनियम लाने का अधिकार है। राज्य सरकार विधानसभा से संशोधन कानून पारित करेगी। उसके बाद वह विधेयक राज्यपाल के जरिए मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और अगर राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा और उस राज्य में वो संशोधित कानून लागू होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देते हैं तो वो कानून नहीं बनेगा। ये संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है। पूर्व में भी ऐसे मामले हुए हैं जहां केंद्रीय कानून को राज्य सरकार ने संशोधित किया है। लेकिन साथ ही मल्होत्रा ये भी कहते हैं कि यहाँ एक सवाल है कि ममता बनर्जी जो कर रही है उसके पीछे उसकी मंशा कानून को सख्त करने की है या सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से है। दुष्कर्म के अपराध में फांसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश SR सिंह जी भी कहते हैं कि साधारण दुष्कर्म के अपराध में फांसी की सजा नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत होगा और ऐसा कानून अदालत में नहीं टिकेगा। कोर्ट उसे खारिज कर देगा। किसी अपराध में सजा के मुद्दे पर कोर्ट के पास विवेक अधिकार होता है और होना भी चाहिए। अगर कानून में किसी अपराध की न्यूनतम सजा तय की जाती है तो अदालत उसे कम सजा भी नहीं दे सकती। दुष्कर्म के जघन्य अपराध में अभी भी फांसी की सजा है, लेकिन सिंपल रेप में फांसी की सजा नहीं हो सकती। ऐसा अव्यवहारिक होगा क्योंकि कानून में दुष्कर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। क्योंकि अगर कोई 18 वर्ष का लड़का और 17 वर्ष की लड़की भागकर शादी कर ले तो वो 18 साल का लड़का दुष्कर्मी होगा। ऐसे में अगर दुष्कर्म के मामले में इस तरह की सजा रखी जाएगी तो कोर्ट के पास विवेक अधिकार कहाँ रह जाएगा, क्योंकि जैसा यह मामला होगा कि टेक्निकल रेप था वैसा रेप ये नहीं था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश SN ढींगरा जी भी यही कहते हैं कि इस तरह के राजनीतिक संशोधन का कोई यूज नहीं है। वास्तव में ध्यान कानून के अनुपालन पे होना चाहिए। इस बात पे होना चाहिए कि नए कानून में जल्दी जांच, जल्दी ट्रायल के लिए भी जो समय सीमा तय की गई है उसका सख्त अनुपालन कैसे हो और अगर उसका पालन नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि कानून में रेप की सजा जितनी कठोर होनी चाहिए उसकी अनुपालन भी उतनी अच्छी से होनी चाहिए और कानून में समानता भी होनी चाहिए। अगर रेप केस सही है तो लड़की को कठोर से कठोर सजा दिया जाए और अगर गलत है यानी कि अगर लड़की को झूठे रेप केस में फंसाया गया है तो लड़की को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उस रेप केस के सही साबित होने पे लड़के को मिलनी थी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।